हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 27 जनवरी और देख लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है रिपब्लिक डे 2022। ठीक है, यानी किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ रिपब्लिक डे का पूरा मैं बैकग्राउंड के साथ यहाँ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं कि आखिर क्यों है ये न्यूज में। रिपब्लिक डे 73rd इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26th जनवरी टू कमेंसरेट द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट इन दिस डे इन 1950। यानी कि हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस बार 2022 में हम लोग कितना साल हो गया है रिपब्लिक डे का, तो 73rd हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। 26 जनवरी सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और जो कि केम इनटू इफेक्ट यानी जो कि फोर्स में आया था 1950 से। यानी कि हम लोग 1950 से रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। The Constitution is the supreme law of the land and citizens are expected to abide by it. So Constitution जो है ये सबसे बड़ा कानून है और इसी के अनुसार हम सिटीजन्स जो है और सभी को इससे चलते हैं। पूरा देश इसी से चलता है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं बैकग्राउंड के साथ। इंडिया केम इन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। हमको आज़ादी, भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई। A date thrust upon by Lord Louis Mountbatten as it marked the second anniversary of Japan's submission to Allied powers after World War II। ये जो डेट है ये लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था और ये मार्क करता है, इन्होंने इस डेट को चुना क्योंकि यही है सेकेंड एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। सेकेंड एनिवर्सरी था जापान सबमिशन का, जो कि एक एलाइड पावर बना था वर्ल्ड वार 2 के बाद, इसलिए 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस घोषित किया गया था। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया आजाद हो गया, इट डिड नॉट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। The laws was based on a common law state system and modified version of the Government of India Act 1935, which was brought in by the British government। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने के कारण जो भारत है वो एक कॉमन लॉ के अनुसार चल रहा था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था। वो लॉ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी इसी एक्ट के अनुसार हम लोग चल रहे थे। तो लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 वीक लेटर, इसके 2 सप्ताह के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंट किया गया टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा सके, बनाया जा सके। और इसके चेयरमैन किसको बनाया गया था? इसका चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। The Indian Constitution was finally ready and adopted on 26 November 1949 Constitution Day। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बनकर रेडी हो गया और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट आफ्टर 2 months ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया और इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया यानी इसको यूज में लाया गया, हमने फाइनली इसे अपने लॉ में शामिल किया और वो डेट रखा गया 26 जनवरी 1950। The Indian National Congress on 19th December 1929 passed an historic resolution of पूर्ण स्वराज और एक कंप्लीट सेल्फ रूल एट इट्स लाहौर सेशन। यानी INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को एक हिस्टोरिक एक रिजोल्यूशन पास किया जहां पे उन्होंने पूर्ण स्वराज कहा, यानी कि कंप्लीट सेल्फ रूल अपने लाहौर वाले सेशन में। और इसलिए डिक्लेयर किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा दैट 26 जनवरी 1930 को हम जो सेलिब्रेट किया जाएगा एज एन इंडिपेंडेंस डे बाय द इंडियंस, यानी इंडियंस के द्वारा जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो डेट डिसाइड हुआ 26 जनवरी 1930। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, hosted the tricolor on the banks of the river रावी रिवर इन लाहौर।
इन लाहौर। इन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक 3 कलर का एक झंडा जो है वो होस्ट किया था उसी दिन रावी रिवर के किनारे लाहौर में। दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज पूर्ण स्वराज डे, और ये जो डे है उसको पूर्ण स्वराज डे के रूप में मतलब सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया हमने, और इसके और फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स, अगले 17 साल के लिए। Thus, when the Constitution of India was adopted on 26 नवंबर 1949, जब 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया, तो मेनी कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू सेलिब्रेट एंड इन्फोर्स द डॉक्यूमेंट ऑन ए डे एसोसिएटेड विद द नेशनल प्राइड विच वाज 26 जनवरी। और 26 जनवरी को जो है 17 साल से जो है पूर्ण स्वराज डे मनाया जा रहा है, तो इसी दिन को याद करते हुए, यानी 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग उसी दिन से हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में एक मना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ ट्राई कलर जो है वो रिवर रावी के किनारे जो है वो होस्ट किया था। तो इसीलिए इस दिन को याद करते हुए 26 जनवरी को डिसाइड हुआ कि हम लोग 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाएंगे। ठीक है, और उसी दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इफेक्ट में आएगा। कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि रिपब्लिक डे इज ए मोन्यूमेंटल डे इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे दैट इंडिया adopted its own constitution and declared its own law of the land. The British colonial government of India Act 1935 was finally replaced and the country was set to make a fresh start. और अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, और जो ब्रिटिश कॉलोनियल के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फाइनली रिप्लेस कर दिया गया, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से हम लोग चलने लगे, हमारा लॉ कानून चलने लगा। और साथ ही साथ जो है इट वॉज ऑल्सो दिस डे दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, और ये इसी दिन से प्रीएम्बल जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको भी हमने इफेक्ट में लाया। The preamble was a largely a comprehensive statement that presents the key principles of the constitution, यानी preamble के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ की पॉइंट्स शामिल है। और इसी दिन से इंडिया जो है वो लास्ट रिलेक ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम एंड इफेक्टेड ए न्यू ड्रॉन बाय बिकमिंग ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसी दिन से भारत जो है वो सॉवरेन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया और रिपब्लिक भी हो गया। और इसी एन ओकेजन टू कमेमोरेट द वैल्यूज ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, to retrain our committee to liberty, fraternity and equality across our society and amongst all our citizens. The day celebrates the desire of a huge nation that was to be governed through one single constitution, given example of India's unity in diversity. ठीक है, साथ ही साथ देख लेते हैं कुछ मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए थे जिसने हमारे इंडिया को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है वो 1951 में जो हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट जो पास किया गया था, जहां पर 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था टू कीप सर्टेन लॉज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कुछ ऐसे कानून को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका स्कोप जो है वो जुडिशियल रिव्यू से भी आगे होगा। ठीक है, सेकेंड जो किया गया था वो 1956 में किया गया था 7th अमेंडमेंट के तौर पर, जहां पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड बाय लैंग्वेज, यानी स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, ये मंजूरी दी गई थी लैंग्वेज के तौर पर डिवाइड करने की। ठीक है, और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उससे पहले 1956 से पहले यूनियन टेरिटरीज नहीं हुआ करती थी, इसी समय यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अगला अमेंडमेंट है 1976 का, जो कि है 42nd अमेंडमेंट, यानी 42nd अमेंडमेंट के तौर पे सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है सब जो जोड़े गए प्रीएम्बल में, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब किया गया था। अगला जो है वो 1978 का है, 44th अमेंडमेंट किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी नॉक्ड ऑफ फॉर द लिस्ट फंडामेंटल राइट्स, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है 1985 का 52nd अमेंडमेंट, डिफेक्शन बिकम्स इलीगल, डिफेक्शन जो है वो अब इलीगल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1989 का है 61st अमेंडमेंट, जहां पे वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया टू 18, 18 साल कर दिया गया फ्रॉम 21 ईयर्स, यानी इससे पहले जो है 21 साल तक वोटिंग राइट, उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1992 का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जहां पर पंचायत
अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पे जोड़ा गया था। डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी फॉर पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट आया था 2002 का। 2002 का आया था 86th अमेंडमेंट, जहां पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। यानी अब जो है 2002 के बाद ये हुआ, इस अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आया 2016 का 101 जो है अमेंडमेंट हुआ, जहां पे जीएसटी को लॉन्च किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये सभी टैक्स को एक साथ जोड़ दिया गया था, एक टैक्स बनाया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट आया 2019 का 103 अमेंडमेंट जो आया, जहां पर 10% रिजर्वेशन जो है कर दिया गया इकोनॉमिकल वीकर अपर कास्ट के लिए। यानी वैसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे जिसने हमारे इंडिया को चेंज करके रख दिया था। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ और फैक्ट्स। थ्रेट्स टू इंडियन डेमोक्रेसी, क्या क्या थ्रेट्स हैं इंडियन डेमोक्रेसी को, तो इसको मैं एक ओवरव्यू में बता देता हूँ कि पोवर्टी सबसे बड़ा थ्रेट इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, बिगेस्ट चैलेंज है प्रेजेंट इंडिया के लिए, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपुल जो है वो कंटिन्यू जो लिव करते हैं पोवर्टी लाइन के नीचे वो लिव करते हैं, और ये एक ह्यूज डिवाइड क्रिएट कर देता है रिच एंड पुअर के बीच में। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो है बहुत बड़ा एक फैक्टर है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, जो उसको थ्रेट करता है। ये ऑल लेवल्स में है, फीमेल रेशियो जो है, फ्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, डिस्पैरिटीज इन वेजेस, वायलेंस, मेल न्यूट्रिशन। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है कि कम्युनलाइजेशन एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत वेरी डेंजरस है फॉर्म एंड अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन इंडिया। इट इज एन एफरेंट टू इंडियाज नेशनलिस्ट आइडेंटिटी एंड ट्रेजिक सेटबैक टू इट्स इवॉल्विंग सेक्युलर कल्चर। इंडियन डेमोक्रेसी ऑल्सो स्ट्रगल जो है रिलीजियज्म से भी कर रहा है, प्राइमरली एन आउटकम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इम्बैलेंसेस इन डेवलपमेंट। ठीक है, इलेक्शंस जो है, जो कि विच सर्व एज द मोस्ट एविडेंट एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आर अफेक्टेड बाय मनी एंड मसल अब्यूज बाय पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इलेक्शंस रिमेनिंग क्वेश्चनेबल। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन जो वर्ड है ये इंप्लाइज करता है इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन फॉर एनी अदर नेशन। यानी इंडिया जो है किसी भी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही किसी और का डोमिनियन है एनी अदर रीजन का, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, देयर इज नो अथॉरिटी ऑफ, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी देश इसका ऊपर हुक्म नहीं चला सकता है, और ये फ्री है टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, अपना काम करने के लिए पूरी तरीके से अपना फैसला लेने के लिए फ्री है। ये सोवरेन का मतलब ये होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। नेक्स्ट है रिपब्लिक, preamble indicates that India is an elected head called the president. He is elected indirectly or fixed period of 5 years. ठीक है, ये कुछ वे फॉरवर्ड है जो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इलेक्शन फ्री बाइजेस। इलेक्शन फ्री बाइजेस क्या है पूरे डिटेल में देखेंगे हम लोग। ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों है न्यूज में ये हम लोग देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो है एक पिटीशन जो है फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सीकिंग ए डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू सीज द इलेक्शन सिंबल और डी रजिस्टर ए पॉलिटिकल पार्टी दैट प्रोमिसेस और डिस्ट्रीब्यूट्स इररेशनल फ्रेबीज फ्रॉम पब्लिक फंड्स बिफोर इलेक्शंस. The petition argued that the recent trend of political parties to influence voters by offering freebies with an eye on elections is not only the greatest threat to the survival of democratic values but also injures the spirit of the constitution. ठीक है, कुछ key points about freebies in Indian politics. Political parties promises to offer free electricity or water supply, monthly allowances to unemployed, daily wage workers or women, as well as gadgets like laptops, smartphones, etc. in order to secure the vote of the people. यानी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में फ्रीबीज का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है प्रॉमिस करती है कि फ्री
फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, वाटर सप्लाई दिया जाएगा, मंथली कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे अनएम्प्लॉयड को, डेली वेजेस वर्कर को दिया जाएगा, वुमेन को साथ ही साथ सब वर्कर को गैजेट्स दिया जाएगा जैसे लैपटॉप हो गया, और भी कई सारे फैसिलिटीज दिए जाएंगे। तो ऐसा अगर कोई करता है तो इसको ये बहुत बड़ा थ्रेट है डेमोक्रेटिक वैल्यू को, क्योंकि लोग जो है इसके लालच में आकर किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे सकते हैं जो कि वो देश चलाने के लिए, गवर्नमेंट रहने के लिए लायक नहीं है। तो इसी चीज को बोली जा रही है। जो फ्रीबीज का मतलब यही है कि फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसके बदले आप वोट दे रहे हो, यानी कि आप वोट को अपना बेच रहे हो। तो ये इसी चीज को दूर करने के लिए, ताकि एक क्लियरिटी रहे पॉलिटिक्स में और सही व्यक्ति जो है चुनकर गवर्नमेंट में आए जो एक्चुअल में काम करे, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इरेशनल फ्रीबीज को बताते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन सिंबल में को सीज करो, साथ ही साथ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर दो जो कि फ्रीबीज कर रहा है, इरेशनल फ्रीबीज कर रहा है, यानी इस तरीका से लोगों को भड़का रहा है या फिर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग उसको वोट देने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अबाउट द पेटिशन। क्या है पेटिशन में कि petitioner submits that the arbitrary promises of irrational freebies violates the Election Commission of India mandates for free and fair election. Distribution private goods services, यानी कि जैसे बोला जा रहा है इरेशनल फ्रीबीज जो ये वायलेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैंडेट्स को, और ये फ्री और फेयर इलेक्शन जो हो रहा है उसको ये पूरी तरह से वायलेट करता है। Distributing private goods services which is not for the public purposes from public funds clearly violates Article 14 equality before law, 162 executive power of a state, 266 of 3 expenditure consolidated fund of India and Article 282 जो है वो grants करता है of the constitution. The petition also sought the Supreme Court to give a direction to the Union to enact a law in this regard. It sought a direction to the Election Commission of India to insert an additional condition in the relevant paragraphs of the election symbols reservation and allotment order 1968. Political parties shall not promise or distribute irrational freebies from the public fund before the election. ठीक है, arguments in favor of freebies, favor में क्या freebies argument की, essential for fulfillment expectations. In a country like India where the states have a certain level of development, have or don't have a certain level of development, upon the emergence of the election there are expectations from the part of a people which are met by such promises of freebies. Moreover, there are also comparative expectations when the people of the adjoining or other states with different ruling parties get freebies, helps lesser developed states. With the states that have comparatively lower level of development with a larger state of the population suffering from poverty, such kind of freebies became need or demand based, and it becomes essential to offer the people such subsidies for their own upliftment. Associated issues with freebies की economic burden. This places a huge economic burden to the exchequer of the state as well as the center. Against free and fair election, ठीक है, अगेंस्ट इक्वालिटी प्रिंसिपल, जैसे आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ इसको वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2013 में केस है कि दैट हेल्ड अनरियलिस्टिक पोल प्रोमिसेस एंड फ्रीबीज आर ए सीरियस इशू दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शंस. Promises in the elections manifest. The court also held the promises in the election manifesto cannot be contrasted as corrupt practice under the Representation of People Act or under any other law, and hence distribution of freebies stopped when the ruling party public fund of these purposes through passage of Aspiration Act in State Assembly. Directed Election Commission of India to framework guideline for the same in consultation with all recognized political parties. तो ये कुछ वे फॉरवर्ड, कुछ इसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो आप इसको आप देख सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं। आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों है न्यूज में
तो करप्शन प्रेसिपिटेशन जो इंडेक्स है 2021 का, ये रिसेंटली जो है द करप्शन ऑफ रिसेंटली कोमा द करप्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन इंडेक्स ब्रैकेट सीपीआई ब्रैकेट 2021 वाज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ओवरऑल द सीपीआई जो है करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स shows that control of corruption has strengthened or worsened in 86% of countries over the last decade। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इट इज इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1993 में फाउंडेड हुआ था, जो बेस्ड इन बर्लिन जर्मन में। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करता है। टेक एक्शन टू कॉम्बैट ग्लोबल करप्शन विद सिविल सोशलिटिकल एंटी करप्शन मेजर्स एंड टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज अराइजिंग फ्रॉम करप्शंस। Its most notable publications include the Global Corruption Barometer and the Corruption Precipitation Index। कुछ की पॉइंट्स से देख लेते हैं अबाउट कि द रैंक द इंडेक्स जो ये रैंक किया 180 कंट्रीज में है एंड टेररिस्ट बाय देयर प्रेसिपाइड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शंस अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल, relies on 13 independent data sources, uses a scale of 0 to 100 where 0 is highly corrupt and 100 is very clean। okay, more than two-thirds of countries यानी 60% 68% score below 50 and the average global score remains static at 43। Since 2012 25 countries significantly improved their scores, but in the same period 23 countries significantly declined। टॉप परफॉर्मेंस इसमें कौन है, तो डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, ईच विथ ए स्कोर ऑफ 88। नेक्स्ट नॉर्वे 85, सिंगापुर 85, स्वीडन 85, नीदरलैंड 82, लग्जमबर्ग 81, जर्मनी 18 कंप्लीट टू द टॉप 10। बॉटम परफॉर्मेंस में कौन है, यानी साउथ सुडान सबसे ज्यादा करप्ट है, सीरिया बहुत ज्यादा करप्ट है, सोमालिया बहुत ज्यादा करप्ट है, रिमेन एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड autoterrorism trend to earn the lowest scores, including Venezuela, Afghanistan, North Korea, Yemen, Equatorial Guinea, Libya, तुर्कमेनिस्तान। इनका जो स्कोर है बहुत ही खराब है। इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, तो इंडिया का रैंक है 85 among 180 कंट्रीज इन द करंट इंडेक्स, 86 इन 2020, 80 in 2019। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल gave India a CPI score of 40। Expect Bhutan, all the Indians neighbors was ranked below it। Pakistan dropped 16 spots in the index and was ranked 140। Country's score has remained stagnant over the past decade। ठीक है, तो इंडिया का स्कोर करीब करीब बराबर ही रहा है कुछ समय से। हाउ करप्शन इन इंडिया नेबर्स चेंजेस इन 10 years। इंडिया का क्या है, 2012 में 36 मिला था, ठीक है, 2021 में 40 मिला है। पाकिस्तान का 27 था, अभी 28 है, ठीक है, इसी के आसपास रहता है। तो ये इसका स्केल बोर्ड है। फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, तो फ्रॉम द रिप्रेसिव ऑफ ऑपोजिशन सपोर्टर्स इन Belarus to the closing of media outlets and civil society organizations in Nicaragua, the deadly violence against protesters, Sudan, and the killing of human rights defenders in the Philippines, human rights and democracy are under threat around the world। Increasingly, rights and checks and balances are being undermined not only in countries with systemic corruption and weak institutions, but also among established democracies। Since 2012, 90% of countries have stagnated or declined in their civil liberties score on the democracy index। The global COVID-19 pandemic has also been used in many countries as an excuse to curtail basic freedoms and sidestep important checks and balances। And despite the increasing international momentum to end the abuse of anonymous cell companies, many high scoring countries with relatively clean public sectors continue to enable transactional corruptions। The current wave of authoritarianism is not driven by coups and violence, but by gradual efforts to undermine democracy। This usual beings with attacks on civil and political rights, efforts to undermine the autonomy of oversight and election bodies, and control of the media।
Such attacks also corrupt regimes to evade accountability and criticism, allowing corruptions to flourish. Suggestion क्या है? People's demand. To end the victorious cycle of corruption, human rights violation, and democratic declines, people should demand that their governments uphold the rights needed to hold power to account, restore, strengthen institutional checks on power, combat transactional forms of corruption, uphold the right to information in government spending, addresses the fundamental fallings that have led to many countries' corrupt system. Anti-corruption agencies 2021 Jakarta Statement on Principle. Countries with no anti-corruption agencies or weakening institutions. Countries with no anti-corruption agency or weakening institutions should uphold the 2012 Jakarta Statement on Principles. Anti-corruption agencies, Colombo commentary, and regional commitments such as the Tejanwa Vision, alongside all steps required by the United Nations Convention Against Corruptions. The United Nations Convention Against Corruptions is the legally binding universal anti-corruption instruments. कुछ रिलेटेड इंडियन इनिशिएटिव्स भी हैं साथ में, जैसे इंडियन पिनल कोड 1860, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसी तरह कई सारे, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, तो कई सारे ऐसे एक्ट है जो इसी से रिलेटेड है करप्शन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इंटीग्रिटी पैक्ट। इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है नहीं है पूरा डिटेल में देखेंगे, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो रिसेंटली द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज मॉडिफाइड द क्राइटेरिया फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स इन गवर्नमेंटल बॉडीज। The modification came months after it had issued a revised standard operating procedure for adoption and implementation of the Integrity Pact clause, which is meant to prevent corruptions in public procurement. कुछ की पॉइंट से देख लेते हैं कि इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है। कि ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स और बायर्स एंड द बायर्स, committing persons and officials of both sides to not restore to any corrupt practices in any aspect or stage of the contract. Any violation of the clause entails the disqualification of bidders and exclusion from future business dealings. Pact also ensures transparency, equality in public procurement. Independent external monitors. The IEMs independently and objectively review the documents to determine if the parties have complied with their obligations under the pact. This gives recommendation to the authorities concerned after examining the complaints related to any contract. They may submit a report to the chief executive of the organizations concerned or directly to the chief vigilance officials and the CVC if they find serious attracting the Preventions of Corruption Act 1988 provisions. IME rules modification क्या है कि officers who have held the post of additional secretary of the government of India, those who were chairman cum managing directors of a schedule A public sector enterprises, persons equivalent or higher to additional secretary to the central government to at the time of retirement. ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो IME के रूल्स में मॉडिफिकेशन की गई है। ठीक है, CVC के बारे में जानना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, ये ओनली रेस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट। इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा फरवरी 1964 में। कमिटी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इसके रिकमेंडेशन पर, जिसको हेड कर रहे थे के संथानम। पार्लियामेंट जो है इनेक्ट होता है सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 सीवीसी एक्ट के द्वारा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे, और जो भी सोर्स है ये हमारा द हिंदू से लिया हुआ होता है, PIB से। ठीक है, काफी ऑथेंटिक सोर्स है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन जो है वो मेंशन हुए थे द लॉन्च ऑफ SSLV D1 माइक्रोसेट इन अप्रैल 2022। SSLV जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका एम होता है टू कैटर टू द मार्केट फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स in Earth's low orbits that has emerged in recent years to cater
नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, यूनिवर्सिटीज फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स और ए प्राइवेट कॉरपोरेशन। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, यानी कि SSLV जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये लोअर ऑर्बिट में इसको सेटअप किया जाता है। ये रिसेंटली इटस में इसका नीड को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, कुछ यूनिवर्सिटीज फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स और प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए ये होगा। की पॉइंट्स क्या है अबाउट कि स्मॉल व्हीकल्स वेट का जो होगा ये 110 टन का होगा। 72 घंटा लगेगा इसको इंटीग्रेट करने में, अनलाइक द 70 डेज दैट नाउ फॉर ए लॉन्च व्हीकल। इट कैरी सैटेलाइट वेट अप टू 50 kg 500 kg सॉरी 500 kg का ये सैटेलाइट लेकर जा सकता है टू लोअर अर्थ ऑर्बिट में, वाइल द ट्राइड एंड टेस्टेड पोलर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड कैन लॉन्च सैटेलाइट्स वेट इन द range of 1000 kg. SSLV is a third state of all solid vehicle and has a capability to launch up to 500 kg satellite mass into 500 km lower earth orbit and 300 kg to sun synchronous orbit. Perfectly suited for launching it is perfectly suited for launching multi micro satellites at a time and supports multiple orbital drop offs. The key features of SSLV are low cost with low turn around time, flexibility in accommodating multiple satellites, launch on demand feasibilities, minimal launch infrastructure requirements, etc. The government has sanctioned a total cost of 169 crores for the development projects, including the development and qualification of the vehicle systems and the flight demonstration through 3 development flights SSLV D1, SSLV D2 and D3. ISRO's new chairman जो है Dr. Somnath is certified with designing and developing the SSLV during his tenure or director of the Vikram Sarabhai Space Center in Thiruvananthapuram since 2018. The Maidan flight of the SSLV was scheduled to launch in July 2019, but that has since to be delayed due to the COVID-19 and other issues. Significant due to the setbacks from COVID-19 and other issues. कुछ सिग्निफिकेंस है SSLV का क्या कि एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ग्रेटर synergy between the space sector and private Indian industries. New Space India Limited is the massive producer and manufacturer of SSLV and the more powerful PSLV in partnership with the private sector in India. It use research and development carried out by ISRO, so far dependent on piggyback rides with big satellites launched on the PSLV. ठीक है, ये कुछ बारे में है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसी को कुछ इसका जो है ये 500 kg तक का सैटेलाइट को लेकर जा सकता है और 3000 लोअर अर्थ ऑर्बिट में 5000 kg तक का सैटेलाइट लेके जा सकता है, और अगर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाना है तो 300 kg तक का वो लेके जा सकता है, ये इसका कैपेसिटी है। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इंडिया एंड इजराइल रिलेशन। इंडिया और इजराइल का रिलेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। न्यूज में है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। तो अभी जो है वो 30th एनिवर्सरी को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड इजराइल लॉन्च्ड ए कॉमेमोरेटिव लोगो। एक लोगो लॉन्च किया है अपने 30 इयर्स के फ्रेंडशिप को लेकर, ये है लोगो 30 इयर्स ऑफ इंडिया और इजराइल फ्रेंडशिप। ठीक है, लोगों का फीचर क्या है कि स्टार ऑफ डेविड एंड द अशोक चक्र, इसमें स्टार ऑफ डेविड भी है, साथ में अशोक चक्र भी है ये। ठीक है, द टू सिंबल्स दैट एड्रॉन द नेशनल फ्लैग ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्री के नेशनल फ्लैग से लिया गया है, एंड फॉर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल 30 डिपिक्टिंग द 30th एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल रिलेशन। ये 30 लिखा गया, इसको 30 इयर्स के को डिनोट करते हुए। की पॉइंट से डिप्लोमेटिक टाइज देखते हैं। 29 जनवरी 1992 को जो है इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इजराइल इन 1950। इस ऑफिशियली जो इजराइल को रिकॉग्नाइज किया वो 1950 में किया। दो कंट्री जो एस्टेब्लिश फुल डेमोक्रेटिक में कब आया तो 29 जनवरी 1992 को। एज ऑफ दिसंबर 2020 इंडिया वाज ऑलमोस्ट 164 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट्स टू हैव डेवलप्ड
डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस भी है। From US dollar from 200 million US dollar in 1992, bilateral merchandise trade stood at 4.14 billion US dollar during the period of April 2020 February 2021, with the balance of trade being in India's favor. Trade in diamonds constitutes about 50% of bilateral trade. India's Israel's third largest trade partner in Asia, and India is also in dialogue with Israel for concluding a free trade agreement. Defense में भी है कि India is the largest buyer of military equipments from Israel, which in turn is the second largest defense suppliers to India after Russia. Introduce a wide array of Israeli weapon system in Indian armed forces. The Indian armed forces have introduced a wide array of Israel weapon system over the years, which range from Falcon AWCS and Harcon Searchers 2 and Har drones to Barak anti-missiles defense systems and Spider quick reactions anti-aircraft missile systems. Host of Israel missiles and precision guided munitions from Python and Derby air-to-air missiles to Crystal Mage and Spice 2000 bombs. And a 15th Joint Working Group meeting a bilateral defense corporation, countries agreed to form a task force to formulate a comprehensive 10-year roadmap to identify new areas of cooperation. Cooperation in agriculture. May 2021, a 3-year work program agreement for development in agriculture cooperation was signed. Grow existing centers of excellence, establish new centers, increase value chain, bring the centers of excellence. COE's value chain being increase COE's value chain, bring the centers of excellence. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है कि इंडियाज एंड इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड and its 8th governing body meeting, they approved 3 joint R&D projects with 5.5 billion US dollar and suggested measures to create a broader India-Israel collaborative ecosystem. Others में भी है कुछ, जैसे India led international solar alliance with allies very well with the objectives of both countries to scale up their cooperative in renewable energy and partner in clean energy. ये है इजराइल, ठीक है, ये इजराइल है, इसके बगल में जॉर्डन है, इजिप्ट है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। इस तरह से आप लोग मैप को देख सकते हैं। कुछ वे फॉरवर्ड है, इसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूज के लिए। तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड इनोग्रेटेड EIA, ठीक है। ग्रेट निकोबार में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर है न्यूज में। क्यों है न्यूज में, देख लेते हैं। तो रिलीज किया गया ड्राफ्ट इन द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है द मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द ग्रेटर निकोबार आइलैंड हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चन रिलेटेड टू द सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इनएक्यूरेसी एंड फेलियर टू फॉलो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर. A committee of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued terms of reference to prepare the EIA report in May 2021. A plan to the sustainable and holistic a plan for the sustainable a plan for the sustainable and holistic development of the 680 kilometer square fragile little underline Andaman island underline in the Andaman and Nicobar group had raised the alarm among conservationists. Environmental impact assessment के बारे में अगर जाने तो it is a process of evaluating the likely environmental impacts of a proposed projects or development, taking into account interrelated social, economic, human health impacts, both beneficial and adverse. EIA is statutorily backed by the Environment Protection Act 1986, which contains various provisions on EIA methodology and process. Essential components of EIA के बारे में अगर जाने तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है स्क्रीनिंग होता है, देन स्कोपिंग, देन असेसमेंट एंड इवैल्यूएटिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अल्टरनेटिव्स, देन फोर्थ स्टेप में इसका रिपोर्टिंग एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और EIA रिपोर्ट बनता है। देन इसको फिर रिव्यू किया जाता है, इस EIA जो स्टेटमेंट है उसको, देन डिसीजन मेकिंग का काम होता है, देन इसको मॉनिटर और कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट
ऑडिट। ठीक है, कुछ की पॉइंट से देख लेते हैं अबाउट कि नीति आयोग ने एक पायलटेड 72,000 करोड़ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है ग्रेटर निकोबार जो आइलैंड है उसमें इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एक मेगा पोर्ट के साथ एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ एक टाउनशिप स्प्रेड ओवर 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्रिंस्टिक फॉरेस्ट एंड सोलर एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट। Andaman and Nicobar Island Integrated Development Corporation Limited is the project prominent। ठीक है, इशू विद द EIA रिपोर्ट के साथ इशू क्या है कि इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। The area of the island is mentioned in one place as 1045 square kilometer while is in 910 square kilometer in another। साथ ही साथ इट वाज रिपोर्टेड दैट द गैलेथियन पोर्ट एरियाज डू नॉट रिकॉर्ड एनी कोरल रीफ्स whereas the geological survey of India studies show that the coral reef is spread over 160 in the Galathian Bay। Galathea Bay is an iconic nesting site in India of the giant leatherback, the world's largest marine turtle, or born out by surveys done by 3 decades। 330 species of fauna are recorded in the island, while the same Geological Survey of India studies puts the number of more than doubles of 695। The EIA report is then another place no migratory birds have been reported from Greater Nicobar, whereas it will known that these islands are located along two global significant bird flyways and more than 40 species of migratory birds have been recorded from Greater Nicobar। Institutional closeness we expected to have details of the project prominence environmental policy, primary job of the security, the rights of the indigenous peoples on the island, issues raised by environmentalists can impact turtle and megapod nesting sites, denotified for the project, Greater Nicobar Biosphere Reserve and Tribal Reserve। ठीक है, ग्रेट निकोबार के बारे में अगर जाने तो ये जो है साउथ मोस्ट आइलैंड है। ठीक है, साउथ मोस्ट आइलैंड है ऑफ द निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो का लोगों का। ये जो है इतना जो हेक्टेयर है ऑफ यूनिक एंड थ्रेटेंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इकोसिस्टम का, वेरी रिच इकोसिस्टम है इसका, इंक्लूड 650 स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्राइकोफाइट्स एंड another among others। It terms fauna there are 1800 species, ठीक है, of this area, some of which are endemic in this area। ठीक है, 650 species है इसका। इकोलॉजिकल कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व हार्बर्स। ठीक है, ट्राइब भी है यहाँ पे, जैसे मोंगोलॉइड सोम्पेन ट्राइब रहते हैं यहाँ पे, अनदर सोम्पेन मोंगोलॉइड ट्राइब जो है ये भी रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे इसका लोकेशन देख लीजिए, ये इंडिया है, इंडिया से इधर बे ऑफ बंगाल के नीचे अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है, ये आइलैंड ग्रुप का ये मैं बड़ा करके अगर देखूं तो निकोबार ग्रुप में जो सबसे लोएस्ट में जो ग्रेट निकोबार है इसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहीं पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक की ओर जो कि था अमेरिका कॉम्पिट्स एक्ट, कॉम्पिटीज एक्ट, द अमेरिका कॉम्पिटीज एक्ट क्यों है न्यूज में देख लेते हैं। अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट 2022 which open up new vistas for talented individuals। की पॉइंट्स क्या है, प्रोविजंस क्या है कि $52 बिलियन जो है इनकरेज सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन द यूएस एंड $45 billion for $45 million to grants and loans to improve supply chain resilience and manufacturing among other programs, social and economic inequalities, climate change and immigration। ठीक है, for example it offers an expectation for STEM science technology engineering this PhDs from the green card limit and creates a new green card for entrepreneurs। A green card holder permanent resident is someone who has been granted authorizations to live and work in the United States on permanent basis। The bill issued $600 billion a year to build manufacturing facilities to make the United States
less dependent on solar components manufactured Xinjiang, China, creates a new W class, new W classification of non-immigrants for entrepreneurs with an ownership interest in a startup entity, essential employees of an stand-up entity and their spouses and children. कुछ significance है कि more opportunities in the US for Indian talent. Indian companies corner to Lions share of H-1B work permits issued that year. वर्क वीजा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये गिव राइज टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट रिलेटिवली लो कॉस्ट इन यूएसए, issues a certain number of visas each year, allow companies from outside US to send employees. Some examples from US, यहाँ पे कई सारे वीजाज हैं जैसे कि H-1B वीजा जो कि these are issued to skilled workers and are most popular among Indian IT companies. H-1B is the people in specialty occupation and requires a higher education degree or its equivalent. दूसरा है H-2B वीजा. These are issued to seasonal workers in the landscaping and hospitality industries. नेक्स्ट है L1 वीजा, उसके बाद H4 वीजा, देन है J1 वीजा. तो ऐसे कई सारे वीजाज हैं, ठीक है, जो अलग अलग वर्क के लिए दिए जाते हैं. तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आएगा. आज का करंट अफेयर्स क्लास जो है आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा. तो और एक और बात, हमारा नैनो जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है जो हिंदी में आता है वो भी मैंने कल से एक नया सीरीज शुरू किया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है. वो एक शॉर्ट वीडियो होगा जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो डेली के हैं वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से कवर करूंगा और वो कंप्लीटली हिंदी के लिए होगा, ठीक है, हिंदी में होगा. तो ऐसा नहीं, सभी कोई देख सकते हैं, सभी को इससे फायदा उठा सकते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सबसे जल्दी आ सके. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और किसी वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद. जय हिंद.